नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारा उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। खबरों की शुरुआत करते हैं। बुधवार को झांसी ललितपुर सांसद अनुराग शर्मा संपर्क से समर्थन अभियान के तहत मऊ रानीपुर पहुंचे, जहां उन्होंने नगर के व्यापारी वर्ग से मुलाकात की है। केंद्र और मोदी सरकार के सफलतम 9 साल पूरे होने पर चलाए जा रहे समर्थन अभियान के तहत लोगों से संपर्क भी किया। इस दौरान विकास के नाम पर सवाल पूछने पर सांसद ने चुप्पी साध दी और मोदी योगी के कार्यों को गिनाने लगे। वहीं क्षेत्रीय समस्याएं जस की तस के सवाल पर बोले कि काम जरूर होंगे, लेकिन कब यह खुद ही उन्हें नहीं पता। ट्रॉमा सेंटर के बारे में जब तक मैंने ये विषय संसद में नहीं उठाया था, तब तक तो मेरे ख्याल से किसी सपा वाले ने तो नाम भी नहीं पता था। बोला गया था भाई साहब आप सवाल मेरे से पूछ रहे, मैं आपसे सवाल पूछ लेता हूँ। किस कांग्रेसी ने बात करी थी आज तक ट्रॉमा सेंटर की? नहीं, आपने करी थी, इसीलिए मैं ही रख रहा हूँ। तो मैं इसीलिए रखवा रहा हूँ, उसकी नींव भी रखवा देंगे। गवर्नमेंट से हमारे पास परमिशन आ गई है। बस आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आपको जालौन से बता दें। दौरे पर पहुंचे शिवपाल यादव, सपा के राष्ट्रीय महासचिव हैं शिवपाल सिंह यादव। केंद्र सरकार पर जमकर इस दौरान उन्होंने निशाना साधा। पीएम के परिवारवाद पर दिए बयान पर भी वो बोले हैं। कहा है कि बीजेपी सिर्फ झूठ बोलने का काम करती है, बीजेपी तुष्टीकरण की राजनीति करती है, बीजेपी के कार्यकाल में कोई भी काम नहीं हुए, कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई, ध्वस्त हो गई, पुलिस कस्टडी में हत्याएं हो रही हैं। ये तमाम बातें सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने की हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें। जालौन के दौरे पर सपा राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव पहुंचे, जहां उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहा कि बीजेपी तुष्टीकरण की राजनीति करती है, पुलिस कस्टडी में हत्याएं हो रही हैं, कोई भी काम सरकार नहीं कर रही। इस तरह की तमाम बातें यहां की गई। बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधने का काम सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने किया। जालौन दौरे पर शिवपाल सिंह यादव पहुंचे। देखिए, ये सब लोग झूठे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग, और ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और काम कुछ करते नहीं देश के लिए और जनता के लिए, कोई काम नहीं करते। अब इन्होंने एक नारा दिया है 9 साल दिया है। अब हम इनसे पूछना चाहते हैं, 9 साल में एक ही काम बता दो जनता के लिए। एक भी काम नहीं किया है, सब झूठ बोले हैं। तो ये केवल जनता को बहकाने का काम। जालौन के कोंच कोतवाली क्षेत्र में बुधवार की सुबह 23 वर्षीय युवक ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पुलिस आत्महत्या के कारणों का पता लगाने में जुट गई। आपको बता दें कि पूरा मामला कोंच कोतवाली क्षेत्र के नया पटेल नगर का है। जी, राजेंद्र सिंह पुत्र धन सिंह, निवासी नया पटेल नगर, आशीर्वाद होटल के पीछे, इन्होंने थाने पर आकर सूचना दी कि इनके पुत्र अमन, आयु लगभग 22 से 23 वर्ष, ने घर के अंदर कुंडी से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। मौके पर मेरे द्वारा व कोतवाल कोंच द्वारा मौके को देखा गया और आवश्यक जो भी विधिक कार्रवाई उसमें किया गया है। जो भी आगे होगा उसमें आवश्यकता जो पड़ेगी उसको कराया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आपको कन्नौज से बता दें। संविदा कर्मी ने खुदकुशी यहां कर ली है। बिजली विभाग में यह कर्मी यहां तैनात था। घर में फांसी लगाकर सचिन नाम के व्यक्ति ने यहां आत्महत्या कर ली। अफसरों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। सुसाइड नोट में भी अधिकारियों को जिम्मेदार बताया है। युवक की मौत से परिवार में कोहराम मच गया है। मामले की जांच में अब पुलिस जुटी हुई है। कन्नौज के छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र का यह पूरा मामला है, जहां बिजली विभाग के एक संविदा कर्मी ने
खुदकुशी कर ली और सुसाइड नोट भी पीछे छोड़ा है, जिसमें उसने अधिकारियों को खुदकुशी करने की वजह बताया है, जिम्मेदार यहां पर ठहराया है। और इस सुसाइड नोट में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप भी उसने अफसरों पर लगाए। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई। तो कन्नौज में एक बिजली विभाग के संविदा कर्मी ने खुदकुशी कर ली। सुसाइड नोट में अफसरों पर ये आरोप यहां पर गंभीर लगाए गए हैं और अब परिवारजनों का रो रो कर बुरा हाल है। हालांकि पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। अब खबर औरैया से है, जहां बकरी चराने गई मासूम के साथ दुष्कर्म कर हत्या के मामले में आरोपी को न्यायालय में फांसी की सजा सुनाई है। घटना के बाद 82 दिनों में विशेष पॉक्सो न्यायाधीश की तरफ से सजा का ऐलान किया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर शीघ्र विवेचना कर 8 दिनों में न्यायालय में प्रस्तुत किया। वहीं इस मामले में वादी के अधिवक्ता ने बताया है कि विशेष पॉक्सो न्यायाधीश के द्वारा फांसी की सजा सुनाई गई है। इस फैसले का हम सभी खुशी खुशी स्वागत करते हैं। एक नाबालिग लड़की 8 वर्ष की जो पीड़िता का पिता है पास में, उसकी लड़की पड़ियाँ चराने जाती है, लौट के शाम तक वापस नहीं आती है, तो वो गुमशुदगी दर्ज कराते हैं। दूसरे दिन डेड उसकी लाश बरामद होती है। जो उसको लाश को ले जाते हुए देखते हैं गौतम सिंह मुलजिम द्वारा। गौतम सिंह मुलजिम उस लाश को, डेड बॉडी को लाद के ले जा रहा है, ऐसा उनको आभास होता है। फिर वो पुलिस को गवाही देते हैं। गवाही देने के बाद ये इस संबंध में थाना आयाना पुलिस द्वारा 8 दिन में आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है। 82 दिन में ये ट्रायल कंप्लीट होता है। इसमें 14 अभियोजन साक्षी साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं न्यायालय में और 24 मार्च 2023 को अभियुक्त को दोष सिद्ध किया जाता है और आज उसे मृत्युदंड की सजा सुनाई जाती है। क्योंकि मुलजिम गौतम सिंह दोहरे द्वारा नाबालिग 8 वर्षीय बालिका के साथ बलात्कार कर हत्या कर दी गई थी और लाश छिपाई गई थी। इस आरोप में 376, 363, 302, 201 आईपीसी हुआ 5/6 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत उसे मृत्युदंड की सजा सुनाई गई है। मुलजिम गौतम सिंह दोहरे को, ये पीड़िता के पिता शिवेंद्र सिंह दोहरे। न्याय मिला है साहब, बहुत बढ़िया भाव। और ये श्री हरिशंकर शर्मा ने मुझे न्याय दिलाया है। ये हरिशंकर शर्मा जी आपके कौन है? एडवोकेट, वकील। आपको आज न्याय मिला है, अदालत द्वारा न्याय मिला है, इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या संदेश और लोगों को देना चाहेंगे? बहुत अच्छो भाव साहब, ऐसो मतलब न किसी के साथ होए और ऐसो होए तो साहब सब फांसी मिले। क्या कहना चाहेंगे? आपको, आपकी बेटी को न्याय मिला है दिल्ली तो न्यायालय की, क्या कहना चाहेंगे? वकील साहब के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? सब लोगों का बढ़िया सहयोग रहा मेरा। फतेहपुर जनपद में 22 जून की रात को बिंदकी कोतवाली क्षेत्र के फरीदपुर गांव में बने एक गेस्ट हाउस में शादी समारोह कार्यक्रम से एक महिला के अचानक गायब हो जाने के बाद दूसरे दिन सुबह एक खंडर में मरने की हालत में मिलने के बाद पुलिस और परिजनों ने उसे कानपुर के लाला लाजपत राय हॉस्पिटल में एडमिट कराया था। पर 3 दिन बाद जीवन और मौत के संघर्ष करते हुए महिला की मौत हो गई थी। आपको बताते हैं कि पूरी जांच पड़ताल के बाद जब ये मामला खुलकर सामने आया तो पता चला कि जनपद में होसी ब्रदर्स ट्रेवल्स की एजेंसी चलाने वाले मालिक के लड़के ने उस महिला के साथ रेप की घटना को अंजाम देकर वो फरार था। इस घटना के बाद कई हिंदू संगठनों एवं परिजनों द्वारा सिकंदर से बना सोनू आरोपी को सख्त से सख्त सजा दिलवाए जाने की मांग करते हुए न्याय की गुहार लगाई गई थी। लड़के ने ये सब किया है तो उसको फांसी की सजा देनी चाहिए और ऐसी उसकी मौत देना चाहिए कि तिल तिल मरे, जैसे उस बेटी के साथ हुआ है वो तिल तिल मरी है। और जब तक उसको न्याय नहीं मिलेगा हम सब लोग मैदान में खड़े रहेंगे और उसका घर ढाया न जाना चाहिए। जिसकी वजह से उसके माँ बाप भी रोड में आए तो उनको पता पड़े कि हमने बच्चे को अपने संस्कार नहीं दिया
और अब आज के बाद से किसी को भी ये कृत्य करने में 100 बार सोचना चाहिए। वो तिल मरेगा, वो सोच के मरेगा कि हम सबको ये सब नहीं करना चाहिए। और हम सब बहनें और भाई जब तक रोड में रहेंगे, जब तक कि हम लोगों को न्याय नहीं मिलेगा, उस बेटी को न्याय नहीं मिलेगा। कार्रवाई की है, छोटा सा कार्रवाई कर दिया है, हम इससे संतुष्ट नहीं है। पूरा घर उनका गिराया जाए, पूरी उनकी गाड़ियां जब्त हो और जितने आरोपी हैं सबकी गिरफ्तारी हो। तब तक हम लोग मैदान में रहेंगे जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। और आरोपी को फांसी की सजा हम सबको चाहिए, उसकी फांसी हम लोगों की मांग है, उसकी फांसी होनी ही चाहिए। लड़की के साथ इतना कृत्य हो गया, उसके बाद इतने दिन तक, अभी 3-4 दिन हो गए और किसी को कोई जू नहीं देंगे। है दीवानी न्यायालय में बुधवार को पेशी कर आए कैदी बंटी ने ब्लेड से गला काटकर आत्महत्या करने की कोशिश की। कैदी हत्या के मामले में जिला कारागार में पिछले 14 महीने से बंद है, जिसे बुधवार दीवानी न्यायालय में पेशी पर लाया गया था और वो न्यायालय के बैरक में बंद था। इसी दौरान कैदी ने ब्लेड से अपना गला काट लिया। दीवानी न्यायालय के लॉकअप में कैदी बंटी के गला रेतने की खबर जैसे ही पुलिसकर्मियों को हुई, सभी के हाथ पांव फूल गए। आनन फानन में उसे जिला अस्पताल पहुंचाया गया। क्या हुआ था? किस मामले में जेल में बंद है? मर्डर के केस में। किसके मर्डर के केस? हमारी चाची फंसा दी उसको। हमारे चाचा गुजर गए तो हमारी चाची इसको फंसा दी। क्या हुआ था आपके चाचा के साथ? हमारे चाचा तो सुरबिया चौराहे पे इनसे थोड़ा सा दारू वो भी पिया था, हमारा भाई भी, वो भी हाथापाई हुआ, वो अपने घर में जाके मारे, हमारी चाची फंसा दी। कितने दिन से बंद रही? 14 महीना। अब की 14 तारीख आएगा तो 14 महीना हो जाएगा। तो अभी कहाँ इन्होंने गला काटा और किस तरह से कह रहा है कि क्यों नहीं छूट रहा है? हम किस चीज से गला काटा है? पता नहीं, वो ऊपर था, हम लोग को नहीं मालूम। नीचे हम लोग खड़े थे, जो वहाँ के ऊपर वाले हैं सब बता रहे हैं कि तुम्हारा भाई हाथ काट लिया, गला काट लिया। एक बंदी जिसका नाम बंटी है, जो थाना तिवारीपुर से 54/22 अभियोग में 304 IPC में जेल भेजा गया था। उस व्यक्ति ने आज जेल से यहाँ पे कोर्ट आने के बाद में ब्लेड से अपना गला रेतने का प्रयास किया स्वयं का, लेकिन वो उस प्रयास में असफल रहा। इंस्टेंटली इंटरवीन किया गया, उसको अस्पताल ले जाया गया है, वो स्टेबल है, किसी प्रकार की कोई इस तरह की घटना का कोई नहीं है अंदेशा। लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि इस बंदी के पास इस तरह ब्लेड जेल से लेके आया है, तो ये जेल तक कहाँ पहुँची, कैसे पहुँची, सब चीज़ों की जांच की जाएगी एवं उस व्यक्ति का प्राथमिक उपचार कराया जा रहा है, उसकी स्थिति सामान्य है। आगे बढ़ते हैं। अब बड़ी खबर आपको बाराबंकी से बता दें, यहां एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला है। सीओ और उनकी SDM पत्नी यहां घायल हुई हैं। सीओ की गाड़ी ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मारी। टक्कर लगने से सीओ की तेज रफ्तार कार अचानक से पलट गई। हादसे में बाइक सवार भी गंभीर रूप से घायल हुआ है। अयोध्या के मिल्कीपुर में सीओ तैनात हैं, जिनका नाम आशुतोष मिश्रा है। सीओ का 2 साल के बेटा और ड्राइवर इस हादसे में घायल हुए हैं। लखनऊ से अयोध्या की ओर सीओ की गाड़ी ये जा रही थी, तब यह हादसा हुआ। शुक्लाई गांव के पास यह हादसा हुआ है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हादसे में बाइक सवार भी गंभीर रूप से घायल हुआ है। अयोध्या के मिल्कीपुर में तैनात हैं सीओ आशुतोष मिश्रा, जिनकी गाड़ी की टक्कर एक बाइक से अचानक से हो गई और गाड़ी पलट गई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बाराबंकी से खबर है। सीओ और उनकी SDM पत्नी कार से सवार होकर जा रहे थे, तभी हादसा हुआ और उनकी कार एक बाइक से टकरा गई। इस हादसे में बाइक सवार भी घायल हुआ है और कार में बैठे सीओ का बेटा और साथी ड्राइवर भी घायल है। ये इसमें आशुतोष मिश्रा, ये डिप्टी SP हैं मिल्कीपुर फैजाबाद अयोध्या में। ये रोड हाईवे पे जा रहे थे और वहाँ पे बीच में मोटरसाइकिल वाला अचानक आ गया, जिसको बचाने के चक्कर में
और उधर कुछ सड़क निर्माण हो रहा था जिसमें गाड़ी जाने से काफ़ी लोग घायल हो गए। इनके परिवार के, इनकी पत्नी है, एसडीएम है, बच्चा है, एक लड़की और है साथ में। सीओ साहब को भी 7 टाँके लगे हैं सिर में, एक्सरे वगैरह हो रहा है। और जो मोटरसाइकिल वाला लड़का था उसका भी सबका ट्रीटमेंट हो रहा है। सभी घायल हैं बट सभी खतरे से बाहर हैं अभी। अब खबर औरैया से है, जहां 20,000 रुपए से भरे बैग को छीनकर भाग रहे आरोपी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। साथ ही आपको बता दें कि बिदुना कोतवाली पुलिस की सख्त पुलिसिंग की और कानून राज की पोल खुलती भी यहां नजर आई है। वहीं मौका पाकर अज्ञात बाइक सवारों ने रुपए से भरा बैग उठाकर वो फरार हुए। दरअसल बता दें कि यह पूरा मामला बिदुना कोतवाली क्षेत्र का है। हमने स्टेट बैंक से 20,000 रुपए निकाले थे। हाँ। और लोहा मंडी में कॉर्नर पे इस विशाल खाने की दुकान से कैंची ले रहे थे बाल काटने। हाँ। इसी समय गेट पे खड़े थे, एक आदमी मोटरसाइकिल चला रहा है, दूसरा उतरा और उसने हमारा झोला झपट दिया और झपट के चला गया। हम चिल्लाने भी, काफी लोगों ने पीछा भी किया, लेकिन नहीं मिला। लेकिन वो भागने में सफल रही। पुलिस को सूचना दी आपने? पुलिस को अभी 112 पे सूचना दी है। हमीरपुर जिले में यमुना नदी में शिकार करने गए 2 दिनों से लापता युवक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। युवक अपने साथियों के साथ नदी में मछलियों का शिकार करने गया था। जब लौटकर घर वापस नहीं पहुंचा तो परिजनों ने कोतवाली में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। आज यमुना नदी के किनारे युवक का शव पड़ा होने की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की छानबीन शुरू कर दी। 27/6/2023 को थाना कोतवाली पर गुमशुदगी लिखी गई थी, जिसमें बताया गया था कि अभिषेक निषाद, जिसकी उम्र करीबन 22 वर्ष है, वो 26 तारीख को अपने दोस्तों के साथ यमुना नदी पर मछली पकड़ने के लिए गया हुआ था। तब से वो घर नहीं आया है। इसी तहरीर पे पुलिस के द्वारा गुमशुदगी का मुकदमा, गुमशुदगी लिखी गई थी थाने पर। टीम सर्च के लिए लगा दी गई थी। आज सुबह यमुना नदी के किनारे एक शव मिला है, जिसकी की पहचान अभिषेक निषाद के रूप में हुई है। शव के पास से वहां से जितने भी साक्ष्य मिले थे उनको कलेक्ट किया गया है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। झांसी में ग्राम विकास अधिकारी और पर्यवेक्षक समाज कल्याण की परीक्षा 40 सेंटरों पर आयोजित की गई थी, जिसमें 4 पालियों में 70,000 परीक्षार्थियों शामिल हुए थे। जिसमें झांसी में परीक्षा ड्यूटी में लगे मजिस्ट्रेट ने जांच के दौरान 4 लोगों को अलग अलग जगहों से गिरफ्तार किया, जिसके उक्त लोग फर्जी आधार कार्ड और एडमिट कार्ड बनाकर दूसरे के स्थान पर परीक्षा देते हुए पकड़े गए लोग अलग अलग जनपद के बताए गए, जो मूल अभ्यर्थी की जगह पर परीक्षा देते हुए पकड़े गए हैं। जनपद में ग्राम विकास अधिकारी पर्यवेक्षक समाज कल्याण की परीक्षा कुल 40 सेंटरों पर आयोजित की गई थी, जिसमें 4 पालियों में कुल 70,000 अभ्यर्थी शामिल थे, जिसमें आज 4 अभियुक्तों को, आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जो मूल अभ्यर्थी की जगह पे फर्जी आधार कार्ड और फर्जी फोटो तैयार करके परीक्षा दे रहे थे। इनके विरुद्ध केंद्र व्यवस्थापक और स्टैटिक मजिस्ट्रेट के माध्यम से विभिन्न 3 थानाओं में अभियोग पंजीकृत करके इनको जेल भेजा। भारत सरकार खेलो इंडिया के तहत युवाओं को खेल की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए सकारात्मक कदम उठा रही है। इसी को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने भी लखनऊ से खेलों के तहत मशाल जुलूस निकालकर युवाओं को खेल की दुनिया में आगे बढ़ाने का संदेश दिया था। लेकिन केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के संसदीय क्षेत्र अमेठी में खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल पा रहा है, जबकि अमेठी जिले के प्रभारी मंत्री गिरीश चंद्र यादव खुद उत्तर प्रदेश सरकार में खेल एवं युवा कल्याण मंत्री बराबर जिले का दौरा करते रहते हैं। जनपद के इकलौते स्टेडियम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम में खिलाड़ियों की प्रैक्टिस कराई जाती है। यहां पर क्रिकेट, कबड्डी, वॉलीबॉल, फुटबॉल, स्विमिंग, बैडमिंटन, टेनिस, जिम की पूरी व्यवस्था है। लेकिन स्विमिंग पूल और बैडमिंटन दोनों खेल लंबे समय से बंद चल रहे हैं, जिसकी वजह से स्थानीय युवा खिलाड़ियों को बड़ी ही समस्या का सामना करना पड़ रहा है। सोनी है। हम लोग एक बैडमिंटन प्लेयर हैं। हम लोग आज के 10 महीने पहले यहाँ पे आके प्रैक्टिस करते थे, अपना गेम खेलते थे, लेकिन 8-10 महीने से लगभग गेम बंद होने की वजह से हम लोग प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे और अपना खेल इम्प्रूव नहीं कर पा रहे।
और यहाँ पे जिन अदर कोचों या जो यहाँ बाबू हैं उनसे हम लोग जब जानकारी करते हैं कि ये स्टेडियम बंद क्यों हुआ है, तो वो बोलते हैं कि अभी हैंडओवर नहीं हुआ है, हैंडओवर की प्रक्रिया में है, इस वजह से बंद चल रहा है। तो हम लोग पूछते हैं कब तक ओपन होगा, तो हमसे ये बताते हैं कि हाँ अभी कुछ समय लग सकता है, या कभी कभी कहते हैं कि हफ्ते भर लगेगा, कभी कभी 10 दिन। जब आते हैं तो हम लोग को यही बता के भेज दिया जाता है। क्या नाम क्या आपका? मेरा नाम अनिकेत शुक्ला है। और यहाँ क्या करने आए हैं और क्या समस्या है? बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं हम। यहाँ पर काफ़ी लंबे समय से हमारा जो बैडमिंटन कोर्ट है लगभग 10 महीने से बंद चल रहा है। हमें शासन प्रशासन से यही हमारी डिमांड है कि कब हमारा आखिरकार कब ये हमारा कोर्ट खुलेगा, हम यही जानकारी चाहते हैं। यहाँ पर क्या बताया जाता है? यहाँ पर जो जिनसे हमें सूचना प्राप्त होती है उन्होंने यही बताया है कि अभी हैंडओवर नहीं हुआ है और इस वजह से इसके प्रोसेस जो है लटका हुआ है, इस वजह से यहाँ पर बैडमिंटन कोर्ट को खोलने में असमर्थता है। और क्या क्या बंद है? और यहाँ पर स्विमिंग पूल है वो बंद है, बाकी जितने भी खेल हैं फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी और हैंडबॉल वगैरह सब बाकी खेल यहाँ पर शुरू कर दिए गए हैं। लेकिन जो बैडमिंटन और जो है तरणताल है हमारा, वही मेनली बंद है इस समय। आशुतोष जी, क्या समस्या आ रही है? क्या इसमें शुल्क भी लिया जाता था? जी, स्टार्टिंग में हम लोग से जब 8-9 महीना पहले कोर्ट खुला था तो प्रोत्साहन शुल्क 2000 रुपये ली गई थी, जिसमें से 1000 कहे थे वो ट्रेजरी में जाएगा और 1000 रुपये यहाँ पे फीस लगेगी हम लोग की। तो कब से बंद है ये? लगभग 8-9 महीने से बंद है। कैसा? जी, हम चाहते हैं हमारा कोर्ट जल्द से जल्द शुरू हो। अभी बीच में जब हमारा गेम प्रैक्टिस अच्छी थी तो हम मंडल खेलने गए थे, यहीं पे हमारा ट्रायल हुआ था, तो वहाँ पे मेरा मानिए हम सबका अच्छा परफॉर्मेंस था। वहाँ पे अगली बार भी हम जाना चाहते हैं, इसलिए हमें अच्छी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और स्टेडियम के सभी गेम्स जो हैं फुटबॉल, वॉलीबॉल, जिम, ये सभी चीज़ खुल गया, बस स्विमिंग पूल और हमारा बैडमिंटन कोर्ट नहीं खुला। मैं चाहता हूँ, सरकार से दरखास्त है कि हमारा बैडमिंटन कोर्ट जल्द से जल्द खेल स्टार्ट कर दिया जाए और हम आगे बढ़ पाएँ। ऐसे में बंद होने से किस प्रकार की समस्या? अब खबर जालौन से है, जहां मृतकों के शवों को सड़क पर रखकर जाम लगाने का मामला सामने आया था, जिसमें सड़क पर रखकर जाम लगाने वालों पर मुकदमा दर्ज हो गया है। दरअसल आपको बता दें कि सड़क दुर्घटना में मृतकों के परिजनों ने सड़क पर मृतकों के शव को रखकर हंगामा किया था, जिसको देखते हुए पुलिस ने उपद्रवियों पर कार्रवाई करने का निर्देश मिला है। और यह पूरा मामला जालौन के गोहन थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। के गोहन थाना क्षेत्र में 25 जून को एक एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें सुसंगत धाराओं में थाने पर मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गई थी। दिनांक 26/6 को जब मृतकों के पीएम हो गया था, उस शव को लाकर थाना गोहन अंतर्गत सड़क पर रख दिया गया तथा लोगों द्वारा जाम लगा दिया गया। कानून व्यवस्था कोई अब खबर लखनऊ से है, जहां गन्ना और चीनी आयुक्त कार्यालय के बाहर भूख हड़ताल पर बैठा एक कर्मचारी वहां बैठ गया। बता दें कि 30 सालों से गन्ना एवं चीनी आयुक्त के कार्यालय में काम करने वाला 52 वर्षीय राजकुमार भुखमरी की कगार पर आ गया है, जिसे लेकर वह अपने परिवार के साथ धरने पर बैठ गया है। बता दें कि 1989 में भर्ती हुए राजकुमार के खिलाफ अधिकारियों ने तुगलकी फरमान जारी कर दिया है। इतना ही नहीं, अधिकारियों ने उसे लगभग 18 साल से मिल रहे सरकारी वेतन को भी रिकवर करने का फरमान जारी कर दिया है। पीड़ित कर्मचारी का आरोप है कि गन्ना एवं चीनी आयुक्त के एसीएस संजय और भूसरेड्डी उस पर तीसरे वेतनमान पर ही काम करने को लेकर दबाव बना रहे हैं, जिसका विरोध करते हुए वह 2 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठा हुआ है। आलम यह है कि कोई अधिकारी उस पर ध्यान ही नहीं दे रहा। अपीलेट ट्रिब्यूनल में हमारी भर्ती हुई है चेयरमैन द्वारा, और उसका परमिशन शासन ने दिया है और 32 साल से कंटिन्यू नौकरी कर रहे हैं। हमको पहले चौथा वेतनमान वित्त विभाग द्वारा दिया गया, उसी अनुरूप हमको 5वां दिया गया, फिर 6वां दिया गया। जब हमने 7वें की मांग की तो हमको शासन ने कोई आश्वासन नहीं दिया, बल्कि उसको रद्द कर दिया कि आपको 5वां दिया गया है, ये गलत तरीके से दिया, इसको तुम पूर्णकालिक कर्मचारी नहीं हो, न रेगुलर कर्मचारी हो। हमारा कहना है कि हम पूर्णकालिक कर्मचारी नहीं हैं तो हमको 32 साल तक से निकाला क्यों नहीं गया। हमको 32 साल से कंटिन्यू हमको अन्य कर्मचारियों के बाहर कंटिन्यू नौकरी कर रहे हैं, कंटिन्यू हमको तनख्वाह सारी कर्मचारियों के बाहर हमको सारी सुविधाएँ दी गई हैं, तो
तुम कालिक का मतलब क्या नहीं समझ पा रहे। आप न्यायालय गए इस बात को लेकर के अपने? तो फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। नमस्कार।